जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं बहुत दिनों के बाद पुनः अपने YouTube चैनल पर जैक बोर्ड रांची द्वारा आयोजित एनुअल माध्यमिक परीक्षा 2024 में शामिल होने जा रहे बच्चों के लिए लाया हूँ विज्ञान का चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन। आप इसे अवश्य पढ़ें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से क्वेश्चन है। कुल मिलाकर बच्चों, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे आपको। तो चलिए देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने से पहले मेरे प्यारे बच्चों ये जान लीजिए कि किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे MCQ का। तो आपको कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 10 से 15 जो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लगभग जो सभी बच्चे टच कर जाते हैं, और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट होते हैं, ना तो बहुत टफ होते हैं ना तो बहुत इजी होते हैं, और 5 क्वेश्चन बच्चों ऐसे होते हैं जो बहुत ही टफ होते हैं। थोड़ा सा बहुत ही टफ नहीं, परंतु टफ होते हैं, थोड़ा जो गहराई से डीपली पढ़ते हैं उसी बच्चे से बनता है वो। तो आज मैं वैसा ही प्रश्न लाया हूँ, मॉडरेट और थोड़ा कठिन प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, वैसे प्रश्न को मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड किया हूँ। पहला प्रश्न है, देखिए इसमें कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण से मिल सकता है, क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी थी वो वास्तविक होती है, और समतल दर्पण की जो होता है वो आभासी होता है। और एक बात और जान लीजिए, समतल दर्पण की फोकस जो होती है वो अनंत होती है। तो इसमें अवतल दर्पण हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ टिक लगा हुआ अवतल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है केवल समतल दर्पण। तो देखिए, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और केवल अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है और रियल इमेज भी प्राप्त होता है इसमें, यानी आभासी भी प्राप्त होता है और वास्तविक भी प्राप्त हो सकता है इसमें। केवल उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। तो इसमें देखिए तीनों में आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, समतल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण द्वारा। इसका मतलब तीनों प्रकार के दर्पणों में हम आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि कहां पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, यानी वस्तु कहां पर स्थित होगा कि अवतल दर्पण के सामने कि प्रतिबिंब फोकस पर बने। तो देखिए 6 विभिन्न दूरी पर जो वस्तु रखा जाता है, 6 दूरी पर रखा जाता है अवतल दर्पण में। तो उसमें अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और यदि वस्तु ही फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब हमको फोकस पर प्राप्त करना है, तो वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसमें फोकस पर दिया हुआ है, फोकस पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और ध्रुव पर है तो दर्पण के पीछे बन जाता है कि नहीं। तो ये अनंत पर हो जाएगा आपका। 5वां क्वेश्चन है आपका कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो देखिए, तो फोकस दूरी जो होती है ना, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक जो होता है, ड्राइवर जो होता है, उसके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है, पीछे की दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसमें समतल है, उत्तल है, अवतल है, पतला लेंस, लेंस तो होगा ही नहीं, तो यहाँ से उत्तल दर्पण हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है।
तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी को काल्पनिक भी कहता है, तो काल्पनिक उल्टा। एक बात याद रखिए विद्यार्थियों कि यदि प्रतिबिंब काल्पनिक है तो उल्टा नहीं बनेगा, वो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। तो काल्पनिक और सीधा ये हो जाएगा आपका, वास्तविक उल्टा नहीं होगा, वास्तविक सीधा, वास्तविक तो सीधा बन ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, देखिए आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या जो 8 है आपका, वह कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। ये दोनों क्वेश्चन लगभग देखिए, लगभग या दोनों सेम है क्वेश्चन, इनका ऑप्शन अलग अलग है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होगा, उल्टा तो नहीं होगा उत्तल दर्पण में, ये हो जाता अवतल में। सीधा भी और उल्टा भी, सीधा भी और उल्टा भी अवतल दर्पण बना सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हमेशा सीधा कह रहा है ना, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा, कभी भी उल्टा नहीं होगा। प्रश्न संख्या 9 है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी, यानी एक दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर कोई वस्तु रखा है तो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा ही होता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा नहीं होगा, उसमें हमेशा सीधा होगा। तो दर्पण क्या होगा, तो उत्तल होगा। क्या होगा, उत्तल होगा। क्योंकि समतल में दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। ये इसमें नहीं, एक उत्तल समतल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल भी बनाता है, तो ये नहीं, ये गलत आपका जो है मार्क किया हुआ है। आपका समतल अथवा उत्तल ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, समतल भी बनाएगा और उत्तल भी बनाएगा, ये आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। कहता है गोलीय दर्पण है और उसका जो आवर्धन है वो ऋणात्मक, इसका अर्थ क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि आवर्धन जो ऋणात्मक होता है वो प्रकृति को बताता है। तो ऋणात्मक में क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा, और आभासी सीधा कब होगा, जब धनात्मक होगा। तो इसमें देखिए, इसमें प्रकृति कहाँ बता रहा है, इसमें तो प्रकृति ने आकार बता रहा है, ये भी तो आकार बता रहा है, वस्तु से बड़ा आकार बता रहा है, छोटा बड़ा आकार हो गया, सीधा और उल्टा ये है, तो यहाँ उल्टा बनेगा, ये ऑप्शन आपका सही टिक किया हुआ है। आगे है 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, देखिए लेंस से क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है, कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करती है तो क्या होती है, देखिए चाल घट जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, अभिलंब से दूर कभी नहीं होगा, सीधी निकल जाएगी, सीधी कब निकलती है, जब लंबवत होती है, अभिलंब की दिशा में जाती है नहीं होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ये ऑप्शन आपका सही है, टिक भी लगा हुआ आपका, देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर पड़ता है, जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को सेपरेट अलग करने वाली सतह पर पड़ती है तो वह अभिलंब से क्या होगी, देखिए लंबवत पड़ेगी, तो लंबवत पड़ेगी तो चूंकि पारदर्शी है तो सीधी निकल जाएगी, मुड़ेगा नहीं, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, नहीं होगा, बिना मुड़े सीधे निकल, यही ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, नहीं होगा, 7 रंगों में नहीं, तो वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा होता है ये, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है जो, उसको जरा सा ऊपर करते हैं, ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स है, फिजिक्स सही है हमारा, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन होता है, देखिए ऑप्शन है इसमें, यानी अपवर्तन कैसे होता है, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने का, अगर चाल में परिवर्तन नहीं होगा तो क्यों मुड़ेगा, उसको क्या दिक्कत है, क्यों मुड़ेगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होगा, ऑप्शन ए सही है। सी नंबर देखिए, प्रकाश के रंग में परिवर्तन, नहीं, रंग में परिवर्तन को वर्ण विक्षेपण हो जाता है, वो इसमें से कोई नहीं होगा, ये प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण ही वर्ण विक्षेपण भी होता है, तो ये ऑप्शन आपका ए ही सही है। किसी बिंदु वस्तु से, यानी एक वस्तु बिंदु के जैसा निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होती है और अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, परिभाषा में डिफिनेशन पढ़े होंगे, उसको फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस, चाहे दर्पण हो या लेंस हो। दर्पण में परावर्तन के बाद
प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है वो फोकस कहलाती है। लेंस में जहाँ से गुजरेगी वो भी फोकस होगा, तो फोकस होगा। वक्रता केंद्र तो नहीं होता है, प्रकाशिक केंद्र नहीं होगा, ये होगा लेंस का केंद्रीय बिंदु होता है। नहीं, ये नहीं, फोकस ही सही है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। देखिए आपका एनसीईआरटी बुक में भी है, प्लास्टिक का, पानी का, मिट्टी का, कांच का। तो किसका प्रयोग नहीं होगा? मिट्टी का प्रयोग नहीं, क्योंकि लेंस के लिए पारदर्शी पदार्थ चाहिए। तो मिट्टी तो पारदर्शी नहीं है, तो अपारदर्शी है। तो आपका मिट्टी है, प्लास्टिक पारदर्शी होता है, पानी पारदर्शी है, कांच पारदर्शी है, तो ये इसमें मिट्टी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में किसका उपयोग वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु किया जाता है। देखिए किसका प्रयोग करेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो लेंस यहाँ से है, तो लेंस में क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। दर्पण रहेगा तो अवतल दर्पण। दर्पण अगर रहेगा क्वेश्चन में तो, क्योंकि यहाँ लेंस दिया है ना, सब में लेंस है यहाँ, इसीलिए ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, तो ये यहाँ दिया कांच की, ऊपर क्वेश्चन देखिए, कांच की समतल स्लैब, तो कांच की स्लैब से वर्ण विक्षेपण होता है। अवतल लेंस से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है इसमें, ठीक है। आभासी होगा तो काल्पनिक होता है वो हमारा, तो ये आभासी काल्पनिक तो सीधा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा आपका, इनमें से कोई नहीं है। ये 17 नंबर यानी 17 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब वस्तु यानी कोई बीम फोकस एवं लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए तब प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है? तो देखिए जब लेंस होता है ना, उत्तल लेंस आप लोग देखे होंगे इस तरह से, है ना, ये तो पेन से बढ़िया यहाँ तो जगह नहीं है इसीलिए, तो ये यहाँ हो जाएगा आपका, ये प्रकाशीय केंद्र वो होता है बीच में, ये होता है आपका F1, ये हो जाएगा आपका 2F1 होता है, F1 की डबल दूरी हो जाएगा F2, 2F2 होता है, ठीक है। अब देखिए कहाँ रखेंगे, वस्तु यहाँ रखा गया है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ से बनता है? यहाँ से फोकस से गुजरता है कि नहीं? फोकस से गुजरेगा, प्रकाशीय केंद्र O से जाएगा, तो ये तो कहीं मिलेगा ही नहीं, तो इधर जाके जो है आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा जिस ओर वस्तु रखी हुई है। तो ये क्या होगा? आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है, क्योंकि प्रकाश तो रियल यहाँ जा रहा है, आप नेत्र से देखेंगे यहाँ से। ये तो माइक्रोस्कोप भी होता है, यही माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप जितने होते हैं सूक्ष्मदर्शी वगैरह, उसमें वस्तु को ऐसा व्यवस्था किया जाता है कि वस्तु लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच हो। जितने ब्लड वगैरह हम लोग टेस्ट करते हैं ना, उस सब में ऐसे ही होता है। तो ये हो जाएगा काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। काल्पनिक उल्टा, ये काल्पनिक होता उल्टा होगा ही नहीं, ऑप्शन एकदम जान लीजिए कि काल्पनिक होगा तो हमेशा सीधा ही होगा, तो ये नहीं होगा। वास्तविक उल्टा ही हो सकता है लेकिन इसमें नहीं बनेगा। वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक होगा तो सीधा कहाँ से होगा? तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही खत्म हो गया बच्चा। ए और बी, ए और सी, तो आपका क्या हो जाएगा? ए काल्पनिक होगा, सीधा होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं, इसी दर्पण से और लेंस से है, ये लेंस से संबंधित है। देखिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होगी? तो देखिए इसको गौर से समझ जाइएगा कि अवतल है, तो अवतल चाहे दर्पण हो या लेंस हो, फोकस दूरी 20 दिया ना, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो P इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं 100/F हो जाएगा जब सेंटीमीटर में होगा, तो F यहाँ कितना हो जाएगा? -20, काटेंगे कितना होगा? -5 डायोप्टर। तो आपका ये हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ तो प्लस वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस वाला दोनों तो भागा देंगे तो -5 आएगा ना, डिवाइड करेंगे तो। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की ही फोकस दूरी माइनस है। देखिए यहाँ दे दिया वही चीज़ ऊपर वाला कि एक गोलीय दर्पण है और एक पतला लेंस है, तो दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। अब कितना है? -20 है, -30 है, ये अंक से मतलब नहीं, यहाँ देखिए ऋणात्मक है, ठीक है। तो ऋणात्मक जब भी होगा तो अवतल होगा, तो क्या होगा? दोनों ही क्या है? तो दोनों ही अवतल है, लेंस भी अवतल है और दर्पण भी अवतल है। दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल नहीं, ये एक भी सही नहीं, उत्तल नहीं, अवतल ही होगा, दोनों अवतल है। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन जो है, उस दर्पण का नाम बताइए। कहता है उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम यानी वस्तु का हमेशा सीधा, ये हमेशा नहीं है, यहाँ देखिए कटिंग किया हुआ, ठीक है, ये किस बीम का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब। देखिए यहाँ एक चीज समझिए, सीधा लेकिन कह रहा आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए समतल दर्पण जो है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनाएगा, लेकिन आवर्धित नहीं होगा, वस्तु के बराबर साइज का होगा।
और उत्तल जो लेंस, उत्तल जो होता है, उत्तल लेंस जो होता है वो वास्तविक और उल्टा बनाएगा और सीधा भी बनाएगा। जब सीधा बनाएगा तो आवर्धित बनाएगा, और जब अवतल लेंस की बात हम लोग करते हैं तो अवतल लेंस हमेशा सीधा बनाएगा लेकिन वस्तु से छोटा बनाएगा, आवर्धित नहीं बनाएगा। तो इसमें से हो जाएगा, देखिए, लेकिन ये लेंस नहीं दिया है, दर्पण दे दिया है, तो दर्पण में उल्टा चल जाइएगा। ठीक है, दर्पण में हो जाएगा अवतल दर्पण, लेंस में होगा, अगर लेंस कह दे तो उत्तल लेंस, लेंस में होगा तो उत्तल लेंस, और दर्पण होगा तो अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है, बाकी कोई भी दर्पण नहीं बना सकता है। समतल दर्पण जो है वो सीधा बनाएगा लेकिन वस्तु के बराबर बनाएगा। उत्तल दर्पण बनाता हमेशा बनाएगा, परंतु कभी कभी क्या होगा, ये कभी कभी हमेशा ये छोटा ही बनाता है। समतल दर्पण क्या है, ये वस्तु के बराबर बनाएगा। तो आपका अवतल दर्पण ही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 21, संबंध साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एम को किस नियम से जाना जाता है? तो साइन आई बटे साइन आर क्या होता है? स्नेल का नियम, विल्बोर्ड स्नेल, इसका पूरा नाम था विल्बोर्ड स्नेल। स्नेल ने क्या कहा था कि किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। तो एम क्या है कि स्थिरांक है, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एक स्थिरांक है। स्नेल ने कहा था, स्नेल का नियम है, जूल का नियम नहीं है, जूल का नियम नहीं है, जूल का नियम विद्युत में पढ़ना है, न्यूटन गति के नियम में 9वीं क्लास में पढ़ना है, इनमें से कोई नहीं, तो स्नेल का नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 22, देखिए, प्रकाश की चाल किसमें सबसे अधिक होता है? तो देखिए, कांच में निर्वात, जल और वायु, तो इसमें निर्वात में होगा। कहीं कहीं देखिए वायु दे दिया, तो वायु हम आपको बता देते हैं कि वायु कब होगा आंसर, जब निर्वात नहीं रहेगा तब होगा, अन्यथा निर्वात में सबसे तेज होता है। ठीक है, अगर निर्वात ना रहे, दूसरा कुछ रहे और वायु रहे तो वायु में करना है। देखिए, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इससे आपको क्या 2 नंबर से क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का आएगा ऑब्जेक्टिव। इसमें है, पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका, कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना यानी दृष्टिपटल पर बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। समान मानव नेत्र की निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, आकाश के नीले रंग का क्या कारण है? तो आकाश का रंग नीला क्यों नजर आता है? तो आकाश का रंग देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नजर आता है। हम लोग पढ़े हैं ना कि सूर्य के प्रकाश जब वायुमंडल प्रवेश करता है तो गैस के कण जो होता है नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा करता है, इसलिए आकाश नीला नजर आता है। तारे क्यों टिमटाते? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्योंकि वायुमंडल का हिस्सा घना है, विरल है, तो तारे से आने वाले प्रकाश हर क्षण क्या होता है, अपनी वास्तविक स्थिति को बदल देता है, इसलिए तारे भी अपने वास्तविक स्थिति से इधर उधर हिलता डुलता प्रतीत होता है। लगता है कि टिमटिमा रहा है, लेकिन टिमटिमाता नहीं, वास्तविक में वो प्रतीत होता है सिर्फ। 27 क्वेश्चन है, समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक? तो हमारा समान नेत्र है तो अधिकतम अनंत तक देख सकता है। 28, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो रेटिना के पीछे निकट दृष्टि दोष में बनेगा, और रेटिना पहले दूर दृष्टि दोष में आता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो निकट में देखिए 3 वर्ण है, 3 अक्षर है, 3 लेटर है, एक न का है, वर्ण है, क और ट है, तो इसमें 3 है तो एक बढ़ा के 4 अक्षर वाला लेंस देंगे अवतल। ये ट्रिक है, इससे कुछ नहीं है, ठीक है, ये ट्रिक है। और दूर रहेगा या दीर्घ तो 2 लेटर है तो 2 के बढ़ के एक तीर उत्तल दे देंगे, तो इसमें हो जाएगा हमारा अवतल लेंस का प्रयोग, उसका उपचार, उसको ठीक करने के लिए। 30 नंबर प्रश्न है कि जरा दूरदृष्टा, तो जरा दूरदृष्टा में क्या होता है? दोनों प्रकार के दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष भी, दूर दृष्टि दोष भी उम्र बढ़ने के साथ। तो इसमें क्या होगा? तो दोनों द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टिता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा द्विफोक्सी लेंस हो जाएगा। आप लोग देखे भी होंगे, जो उम्रदराज व्यक्ति जो चश्मा पहनते हैं ना, तो नीचे जो है थोड़ा मोटा टाइप का रहता है लेंस, तो वो उत्तल होता है, और निकट की वस्तु देखने के लिए होता है। क्योंकि निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, तो दूर की वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस ऊपर होता है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है?
दूर की वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक नहीं दिखाई देता है। तो नज़दीक को देखने के लिए क्या किया जाएगा, उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो एक प्रिज्म में 5 सतह होता है, सॉरी 5 सतह होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये आपका 20 सही किया हुआ है, ठीक है। ये 32 क्वेश्चन है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे कम विचलित होता है। तो देखिए प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य किसका होता है, रेड का होता है। तो लाल रंग कम विचलित होगा, आप लोग प्रिज्म में पढ़े होंगे, है ना, ऐसे करके पढ़े होंगे। तो यहाँ से वर्ण विक्षेपण जब होता है तो लाल ऊपर में रह जाता है, कम विक्षेपित होता है। बैंगनी सबसे नीचे आ जाता है कि नहीं, बैंगनी नीचे आ जाता है, रेड ऊपर आ जाता है। तो लाल रंग का विक्षेपण देखिए कम हुआ, यानी अपने पथ से कम भटका वो। 33 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये तो दिख नहीं रहा है जी, हम तो देखे भी नहीं, सॉरी। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे कम विचलित होता है, तो ये हो जाएगा आपका लाल रंग हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है 33 कि प्रकाश के किस वर्ण, किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल रंग तो अभी पता है, लाल रंग तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। देखिए आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल देंगे, ठीक है। देखिए इसमें आप लोग देखते रहेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, इसमें आप लोग देखना चाहते हैं तो इसमें जो है थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को जरा देख लीजिए, इसको तैयारी भी कर लीजिए। इधर भी है जरा सा, ये सिर्फ जो है प्रकाश चैप्टर ये फिजिक्स से ही है हमारा, ठीक है, सिर्फ फिजिक्स से। इसको देखना चाहते हैं एक नज़र में देख लीजिए, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है। ये सब क्वेश्चन को जरा सा पढ़ के जाइएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा था थोड़ा बहुत, हालांकि ये इम्पोर्टेंस के लिए नहीं बना, हम इसका भी डालेंगे वीडियो, थोड़ा देख लीजिए। हम इसको टेस्ट वगैरह कोचिंग में लिए थे, उसी का है, इसको फिर से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को जरा बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग का जो है अगला नेक्स्ट जो है हम बताते हैं पेज नंबर 3। तो पेज नंबर 3 हमारा ये हुआ, पेज नंबर 3 विद्युत। विद्युत से 2 नंबर का पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन। टोटल 61 हम लोग का अभी फिजिक्स में अटैम्प्ट करना है, अभी तक 33 हुआ है। तो तेज़ी से हम लोग करते हैं 10 मिनट में। कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील क्या कण क्या होते हैं, तो तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है। पहले प्रोटॉन माना गया था लेकिन बाद में सुधारा गया, इलेक्ट्रॉन हुआ। पहले वैज्ञानिक ने प्रोटॉन मान लिया था। 35 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक। विद्युत धारा प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक सब जानते हैं हम लोग, ओम होता है, इजी क्वेश्चन है। देखिए SI मात्रक से क्वेश्चन जरूर रहेगा एग्जाम में, इसको देख लेना है। जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, तो देखिए जूल किसका SI मात्रक होता है, कार्य का W, और जूल कूलम किसका होता है, आवेश का। तो V इज इक्वल टू W की। तो V का मतलब क्या होता है बताइए, V का मतलब विभवांतर। तो विभवांतर का SI मात्रक क्या हुआ, वोल्ट। तो ये हो गया आपका वोल्ट के। अब देखिए 38 क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर होता है। देखिए ऑप्शन देखिएगा, यहाँ एक दिया वोल्टा मीटर, तो ये नहीं होगा, ठीक है, वोल्ट मीटर होगा। एमीटर किसका प्रयोग होता है, विद्युत धारा मापने के लिए, विद्युत धारा कितना मान है, कितना वैल्यू है, उसको मापने के लिए एमीटर का प्रयोग होता है। एमीटर को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समानांतर या पास क्रम जिसको कहते हैं उसमें जोड़ा जाता है। अब देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की क्या शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति देखिए, शक्ति बराबर हम लोग पढ़े हैं P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, और P इज इक्वल टू V स्क्वायर बटे R होता है। तो P इज इक्वल टू VI कहीं नहीं ऑप्शन में, I स्क्वायर R भी नहीं है, तो आपका थर्ड नंबर V स्क्वायर बटे R जो D नंबर ऑप्शन में ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जिसको यूनिट भी हम लोग कहते हैं, यूनिट में जो बिजली वगैरह हम लोग घर में होता है यूनिट में होता है ना, 1 किलोवाट घंटा में 1 यूनिट होता है। इसका मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक है, नहीं, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। समय का क्या होता है, सेकंड। विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा, शक्ति का समय तो वाट हो जाता है, तो विद्युत ऊर्जा का सही मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। अब 41 नंबर क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 यानी 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो ये विभवांतर दे दिया है 220 और
विद्युत धारा का वैल्यू इतना दे दिया है, तो शक्ति है जो हमारा है, शक्ति P इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, P इज इक्वल टू होता है ना, अभी बताया ऊपर में VI, तो V का वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 220, और आई का वैल्यू 5/11, 11 से काट दें, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा आपका 20 बचे कितना हो जाता है बताइए, तो 110 वाट शक्ति का समय आता है, तो 110 वाट, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में, तो ऊपर अभी बताएं वोल्ट मीटर को पार्ट्स क्रम में जोड़ा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो पहले ही से आई इज इक्वल टू Q/T, आई बराबर Q गुने T, ये तो नहीं होता है, Q इज इक्वल टू IT होता है, I बराबर T, ये सब गलत है, यही सही है। 44 देखिए आपका, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है, तो विद्युत हीटर में किसका व्यवहार किया जाता है, नाइक्रोम की तार का व्यवहार किया जाता है। देखिए विद्युत हीटर में इस टाइप के तार रहता है, इस टाइप के रहता है। टंगस्टन जो होता है बल्ब में होता है, बल्ब में देखिएगा कोई बल्ब होगा उसमें, तो बल्ब में यहाँ पर हमारा टंगस्टन होता है ना, ये जो होता है ये फिलामेंट, ये टंगस्टन होता है, ठीक है। अब आगे है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, इससे 1 नंबर का आपका आएगा, मात्र 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। बाकी इसमें तो जान ही रहे हैं कि 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर, विद्युत जनित, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो देखिए सीधी लंबी परिनालिका है कि भीतर जो रहता है, तो इसके सिरे की ओर जाने से घटेगा, इसका सिरा की तरफ जाएगा ना तो घटते चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा संकेत करता है, तो अंगूठा बल करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में अंगूठा किसका करता है, बल का। ये तो जो तर्जनी होता है, ये तर्जनी ऐसे अंगूठा खड़ा होता है, ये तर्जनी विद्युत धारा का, ये चुंबकीय क्षेत्र का, और ये होता है बल का। ये विद्युत धारा संकेत करता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत करता है, तो ये बल की दिशा की होता है, अंगूठा बल की दिशा को करेगा, ठीक है। 47 विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा विद्युत जनित उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग जनरेटर भी कहते हैं, तो आपका ये सही हो जाएगा। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 48 हम लोग का क्वेश्चन क्या है, विद्युत जनित का सिद्धांत, तो विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में रखकर कुंडली घुमाया जाता है जनित्र में। 49 नंबर क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो चाहे वो लघु पतन हो या अति भारण हो, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, प्रतिरोध 0 हो जाता है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति कितनी होती है, तो घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट से 50 हर्ट्ज होता है, 220 वोल्ट से 50 हर्ट्ज, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच गर्म तार में लगाइए, ठीक है, गर्म तार में लगाया भी जाता है। 52 नंबर विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, फ्यूज भी विद्युतमय तार यानी गर्म तार में लगाया जाता है। 53 में क्वेश्चन, फ्यूज तार की धातु का गलनांक क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। अगर गलनांक कम नहीं होगा सारा करंट चला जाएगा, पंखा वगैरह जितना लगा सब उड़ जाएगा, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका, देखिए यहाँ सीधी लंबी परिनालिका है, तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो यहाँ सभी बिंदुओं पर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यहाँ सीधी लंबी परिनालिका नहीं, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है। ये आंसर जो है कन्फ्यूजन है इसमें, सभी बिंदुओं पर लगता है समान होना चाहिए। परिनालिका के भीतर, सीधी लंबी परिनालिका के भीतर, तो ये आंसर जो था ये गलत है, ठीक है। सभी बिंदुओं पर समान होगा भीतर में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका विद्युत धारावाही, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदु पर समान होगा जी, गलत टिक किया हुआ था, पीछे गलत था। 55 नंबर क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तभी उसको जो है पवन चक्की को ब्लेड को घुमा पाएगा, अन्यथा ब्लेड नहीं घूमेगा तो ऊर्जा नहीं उत्पन्न होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो देखिए कोयला अनवीकरणीय, एक दिन समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम तो हम लोग को पता है 30-35 साल के बाद मिलेगा ही नहीं, प्राकृतिक गैस तो वहीं से बनता है, कोयला पेट्रोलियम के सड़ने गलने से ही, तो ये जो है
प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा तो लकड़ी हो जाएगा, जंगल काटेंगे फिर लगा सकते हैं इसको। देखिए आप लोग के लिए हम जो है 12 तारीख के बाद सोमवार से ही 12 तारीख से कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो क्लास है वो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो छांट के हम आप लोग को बताएंगे एक बार, ठीक है। सबका आंसर सही भी बताएंगे साइंसों का। 57 क्वेश्चन है, सौर जल उष्मक का उपयोग गर्म पानी पाने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो देखिए गर्म वाले धूप वाले दिन कर सकते हैं, धूप वाले दिन, गर्म दिन में भी किया जा सकता है, तूफानी दिन में भी, तूफान का मतलब हवा चल रहा है, लेकिन अगर धूप है तो हम तूफान वाले दिन में भी कर सकते हैं, बादल वाले दिन में बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो बादल वाले दिन में। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। क्वेश्चन देखिए कौन नहीं है, तो पेट्रोलियम देखिए ये कहाँ से पैदा होता है, जीव जंतु छोटे छोटे पौधे, यहाँ से गोबर गैस जीवों से आया, कोयला जीवाश्म ईंधन है, तो ये सब जीव द्रव्यमान है। नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, यूरेनियम धातु से प्राप्त होता है, या तो फिर हाइड्रोजन के जुड़ने से होता है, जैसे सूर्य तारे, ये सब क्या होता है, ये संलयन के कारण नाभिकीय संलयन से हो रहा है। 59 क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य संघटक कौन सा है। तो बायोगैस का मुख्य संघटक जो है वो मीथेन होता है, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़े हैं 75% मीथेन होता है बायोगैस में, 75%। सौर सेल बनाने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है, उच्च श्रेणी का सिलिकॉन। लेकिन सौर सेल को आपस में जोड़ने के लिए, संयोजित करने के लिए चांदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत। तो थर्मल पावर स्टेशन में कोयला का प्रयोग होता है, थर्मल, ठीक है। इसको कोयला क्षेत्र के नज़दीक लगाया भी जाता है। ये तो हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं कि ये जो फिजिक्स का जो MCQ क्वेश्चन है इसको जब जरूर देख लीजिएगा, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन आपका मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद। बाकी क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम समय समय पर जो है हम भेजते रहेंगे उसको अपडेट, हम कोशिश करेंगे कि रोजाना हम एक वीडियो कुछ ना कुछ अपलोड करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, हम इसमें डाल देंगे, आप अपडेट रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद आप सबों को।